जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज हम बात करने वाले हैं सद्दाम हुसैन के बारे में। एक ऐसा शासक जो जब तक अपने देश के ऊपर राज कर रहा था तब तक उसका देश लगातार आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसी समय उस देश में काफ़ी सारी ऐसी घटनाएं भी हो रही थीं जिनको के लेकर वो देश कभी बात भी करना नहीं चाहता था। लेकिन सद्दाम हुसैन उन डिक्टेटर्स में से भी एक है जिसकी मौत के ऊपर अमेरिकी सैनिक भी रोए थे। और सबसे बड़ी बात, ऐसा माना जाता है कि अमेरिका ने सद्दाम के ऊपर हमला सिर्फ इसीलिए किया था क्योंकि अमेरिका की नज़र वहाँ के तेल के ऊपर थी। हालांकि उस समय की जो अमेरिकी सरकार थी उसकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना भी हुई थी और सद्दाम हुसैन ने भी इस बात को क्लियरली बताया था कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट को बर्बाद करना चाहता है और कुछ भी नहीं। तारीख है 30 दिसंबर 2006 की सुबह के 5:30 बजे इराक के बगदाद में अमेरिका के 12 सैनिकों ने हथकड़ी में जकड़े सद्दाम को चुपचाप फांसी देने वाले जल्लाद को सौंप दिए। इसके बाद इन सुपर 12 सैनिकों की आंखों में आंसू थे। हाथ में पवित्र कुरान लिए हुए सद्दाम हुसैन हताश नजर आ रहे थे। इस दौरान उन्होंने किसी तरह का कोई विरोध नहीं किया, सिर्फ फांसी के वक्त काला नकाब पहनने से इनकार कर दिया। घड़ी में 6 बजते ही सद्दाम को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। इराक पर 2 दशक तक शासन करने वाले सद्दाम हुसैन का आज जन्मदिन है। आज कहानी है उस तानाशाह की जिसके मरने पर अमेरिकी सैनिक भी रो दिए थे। दरअसल सद्दाम हुसैन का जन्म 28 अप्रैल 1937 को बगदाद के तिक्रित स्थित एक गाँव में हुआ था। बगदाद में उसने कानून की पढ़ाई करी। 1957 में सद्दाम ने महज 20 साल की उम्र में बाथ पार्टी की सदस्यता ले ली। ये पार्टी अरब में राष्ट्रवाद का अभियान चला रही थी जो आगे चलकर 1962 में इराक में हुए सैन्य विद्रोह की वजह बना। सद्दाम भी विद्रोह का एक बड़ा हिस्सा बने। 1979 में सद्दाम हुसैन ने खराब विश्वास के नाम पर जनरल बकर को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया और खुद देश का 5वां राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया। सत्ता संभालते ही सद्दाम ने अपने प्रतिद्वंदियों को मारना शुरू कर दिया। एक बार यूरोपीय पत्रकार ने सद्दाम हुसैन से पूछा कि इराकी सरकार के अपने विरोधियों को मारने की बात क्या सच है, तो सद्दाम ने बिना हिचकिचाए कहा था कि निश्चित रूप से। आप क्या अपेक्षा करते हैं जब वे आपकी सत्ता का विरोध कर रहे हैं? सद्दाम हुसैन खुद को अब अरब देशों का सबसे रसूखदार प्रमुख समझने लगा था। साल 1980 में उन्होंने पश्चिमी ईरान की सीमाओं पर अपनी सेनाएं उतार दी। 8 साल तक चले युद्ध में लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं जुलाई 1982 में सद्दाम हुसैन के ऊपर एक आत्मघाती हमला हुआ और बदला लेने के लिए सद्दाम ने शिया बाहुल्य दुजैल गांव के 148 लोगों की हत्या करवा दी। मानवाधिकार उल्लंघन के ऐसे कई मामलों के बावजूद अमेरिका ने इन हमलों में सद्दाम का साथ ही दिया। तो फिर सीधी सी बात है, दिमाग में ये सवाल आएगा ही कि जब अमेरिका सद्दाम के साथ था तो कल को उसने सद्दाम को रास्ते से क्यों हटा दिया? सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। दरअसल ईरान के साथ साल 1988 में युद्ध विराम घोषित हो गया, पर सद्दाम अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए अपनी ताकत को बढ़ाने में लगा रहा। सद्दाम ने लंबी दूरी की मिसाइलें, परमाणु हथियार, जैविक और रासायनिक हथियारों को विकसित करना शुरू कर दिया। सद्दाम के शासनकाल में कई नरसंहार भी हुए और हज़ारों लोगों को मारा गया। इसी बीच ईरान के खिलाफ युद्ध का इराक की इकनॉमी पर नेगेटिव असर पड़ा। इससे उबरने के लिए सद्दाम को तेल के दामों को बढ़ाने की ज़रूरत महसूस होने लगी। सद्दाम हुसैन ने 1990 के दशक में अपने खून से कुरान भी लिखवाई थी। अल्लाह के प्रति अपनी कृतज्ञता जताने के लिए 2 सालों के दौरान अपना 27 लीटर खून देकर उसे स्याही के रूप में प्रयोग करवाकर कुरान के सभी 114 अध्यायों को 605 पन्नों में लिखवाया। इन सभी 605 पन्नों को लोग देख सकें, इसके लिए उन्हें शीशे के केस में सजा कर भी रखा गया था। सद्दाम हुसैन की जीवनी लिखने वाले कॉन कफलिन ने भी ब्लड कुरान के बारे में बातचीत करी। दरअसल ब्लड कुरान के नाम से चर्चित इस कुरान को बगदाद की एक मस्जिद में रखा गया था। 2006 में सद्दाम को फांसी दिए जाने के बाद इस कुरान को सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई थी। अगस्त 1990 में सद्दाम ने तेलों के दामों को नीचे गिराने के लिए कुवैत को दोषी ठहराया और हमले का आदेश दे दिया। 2 अगस्त 1990 को कुवैत पर कब्जे के लिए इराकी सेना चल पड़ी, लेकिन इसको दुनिया का सबसे छोटा वॉर भी कहा गया। दरअसल मात्र 6 घंटे में ही इराकी सेना ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। अमेरिका ने इराक को तुरंत कुवैत को खाली करने का आदेश दिया। सद्दाम हुसैन ने अमेरिका की एक बात नहीं मानी और कुवैत को इराक का 19वां प्रांत घोषित कर दिया। पहले ईरान और फिर कुवैत पर जीत ने सद्दाम हुसैन का मनोबल बढ़ा दिया। अगले ही दिन यानी 3 अगस्त को इराक ने सऊदी अरब की सीमा पर अपनी सेना को तैनात कर दिया। इराकी सेना को कुवैत से निकलने के लिए अमेरिका की अगुवाई में 28 देशों का गठबंधन बना। कुवैत की मुक्ति के लिए जनवरी 1991 में इराक के खिलाफ जंग शुरू हुई। अमेरिका के हवाई हमले से इराक को काफ़ी नुकसान हुआ और उसे कुवैत से पीछे हटने के लिए खुद को मजबूर भी करना पड़ा। इन सभी संघर्षों में हज़ारों इराकी सैनिक मारे गए और पकड़े भी गए। इराक के कई तेल के कुओं में आग लगा दी गई, जिसकी वजह से उसे भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। खाड़ी युद्ध के बाद बगदाद में 5 सितारा अल रशीदा होटल बनवाया गया था। कहा जाता है कि सद्दाम हुसैन के कहने पर होटल के मुख्य गेट के हॉल के टाइल्स में उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश की तस्वीर भी बनाई गई थी।
इस होटल में दुनिया के बड़े नेता आते थे और उन्हें बुश की तस्वीर को अपने जूतों से रौंदते हुए जाना पड़ता था। इस तस्वीर में अंग्रेजी और अरबी में बुश इज क्रिमिनल लिखा था। दरअसल किसी के चेहरे को जूते से रौंदना अरब संस्कृति में काफ़ी ज़्यादा अपमानजनक माना जाता है। 2003 में इराक पर अमेरिकी सैनिकों के कब्जे के बाद इस तस्वीर को नष्ट कर दिया गया। वहीं 2008 तक इसे पूरी तरह से हटा दिया गया। पहली तस्वीर नवंबर 2002 की है, जब संयुक्त राष्ट्र टीम के मेंबर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश की तस्वीर को रौंद कर जाते हुए। वहीं दूसरी तस्वीर 1994 की है, जिसमें होटल का कर्मचारी सीनियर बुश की तस्वीर को साफ कर रहा है। अब बात करते हैं कि कहां से आखिर सद्दाम हुसैन का पतन शुरू हुआ, शियाओं ने कब बगावत करी और अमेरिका का अटैक कैसे हुआ। दरअसल कुवैत में बड़ी हार का सामना करने के बाद सद्दाम की पकड़ काफ़ी कमज़ोर पड़ने लगी थी। सद्दाम विरोधी शिया समुदाय ने विद्रोह शुरू कर दिया। शियाओं के इस विद्रोह को समर्थन देने की जगह पश्चिमी देश इसकी अनदेखी करते रहे, लिहाजा शियाओं का दमन होता रहा। इराक पर अमेरिका के साथ ही कई देशों ने आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए और इसी वजह से इराक की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी। साल 2000 में अमेरिका में जॉर्ज बुश की ताजपोशी ने सद्दाम सरकार पर दबाव और बढ़ा दिया। 2002 तक बुश ने सद्दाम को तानाशाह और दुनिया के लिए खतरा बताया। साथ ही कहा कि इराक ने सामूहिक विनाश के हथियार बना रखे। इसके बाद अमेरिका इराक में सत्ता परिवर्तन की बात करने लगा। साल 2002 में संयुक्त राष्ट्र के दल ने इराक का दौरा किया। उस दौरान इराक ने कई मिसाइलों को खत्म किया, लेकिन बुश इससे भी संतुष्ट नहीं थे। मार्च 2003 में अमेरिका ने अपने कुछ सहयोगी देशों के साथ इराक पर हमला कर दिया। 9 अप्रैल 2003 को सद्दाम हुसैन की सरकार को गिरा दिया। इसके बाद इराक की राजधानी बगदाद पर अमेरिकी सेना का कब्जा हो गया। बगदाद में सद्दाम हुसैन की एक मूर्ति को जब अमेरिकी सैनिकों ने तोड़ना शुरू किया तो वहाँ मौजूद कुछ लोगों ने मूर्ति पर अपना गुस्सा उतारा। अमेरिकी सैनिकों ने इसे प्रतिकात्मक घटना भी बताया। वहीं 13 दिसंबर 2003 को अमेरिकी सेना ने सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया। वो तिक्रित शहर में एक घर में छिपे थे। सद्दाम ने बिना किसी लड़ाई के ही सीधे सीधे तौर पर समर्पण कर दिया। गिरफ्तारी के वक्त सद्दाम की हालत बहुत ख़राब थी। सद्दाम को पकड़ने के लिए जब जेल भेजा गया तो वहाँ उन्हें एक अलग सेल में रखा गया। उनके साथ अमेरिका के 551 मिलिट्री पुलिस कंपनी से चुने गए 12 सैनिक भी रहते थे। इन सैनिकों को सुपर 12 नाम दिया गया। सद्दाम हुसैन पर कई मामलों में मुकदमा चलाया गया। दुजैल नरसंहार के आरोपी के रूप में सुनवाई के बाद सद्दाम हुसैन को 5 नवंबर 2006 को मौत की सज़ा सुनाई गई और दिसंबर में इराक की अपील सुनने वाली अदालत ने उसकी अपील खारिज कर दी। जब सद्दाम हुसैन को फांसी की सज़ा सुनाई गई तो उसने कोर्ट में गुजारिश की थी कि फांसी पर लटकाने के बजाय उसे गोली मार दी जाए। सद्दाम हुसैन का कहना था कि वो इराकी मिलिट्री कमांडर की हैसियत रखता है। हालांकि कोर्ट ने उसकी अपील को ठुकरा दिया। 30 दिसंबर 2006 की बात है। सुबह के 3 बजे सद्दाम हुसैन को जगाया गया। उसे बताया गया कि उसे कुछ घंटों बाद फांसी दी जाएगी। फांसी से कुछ ही क्षण पहले सद्दाम ने अमेरिकी सैनिक स्टीव हचिनसन को बुलाया और उसे अपनी रेमंड व्हील कलाई घड़ी सौंप दी। हचिनसन ने इनकार करना चाहा, लेकिन सद्दाम ने उसकी कलाई में घड़ी पहना दी। सुबह के 5:30 बजे अमेरिका के सुपर 12 सैनिक हथकड़ियों में बंधे सद्दाम को चुपचाप फांसी के तख्ते तक ले। जैसे ही सद्दाम को फांसी पर लटकाने वाले जल्लाद को सौंपा गया, अमेरिकी सैनिक रोने लगे। इराक के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोफाज अल रुबई फांसी दिए जाने के प्रत्यक्षदर्शी थे। उन्होंने बताया कि सद्दाम को जब फांसी के तख्त के पास ले जाया गया तो उस वक्त उसके हाथ में कुरान थी और वो काफ़ी हताश था, कमज़ोर नज़र आ रहा था। सद्दाम हुसैन ने फांसी दिए जाते वक्त किसी तरह का विरोध नहीं किया। हालांकि जब जल्लाद उसे काला नकाब पहनाने लगा तो उसने पहनने से इनकार कर दिया। इसके बाद 6 बजे सद्दाम को फांसी के फंदे पर लटका दिया। सुपर 12 सैनिकों में से एक बाइडेन वर्पर ने एक किताब द प्रिजनर इन हिज पैलेस, हिज अमेरिकन गार्डन्स एंड वॉट हिस्ट्री लेफ्ट अनसेड लिखी। इसमें उन्होंने सद्दाम हुसैन और अमेरिकी संबंधों के बारे में विस्तार से बात लिखी। बाइडेन वर्पर अपने एक साथी एडम रॉजरसन के हवाले से किताब में लिखते हैं कि हमने सद्दाम को एक हत्यारे के रूप में कभी नहीं देखा। हमें तो वो अपने दादा की तरह दिखाई देता था। सद्दाम की सुरक्षा में लगे एक और अमेरिकी सैनिक के हवाले से किताब में लिखा गया कि उसके भाई की मौत हो गई। ये सुनकर सद्दाम ने उसे गले लगाते हुए कहा कि आज से तुम मुझे अपना भाई समझो। सद्दाम ने एक और सैनिक से कहा था कि अगर मुझे मेरे धन का इस्तेमाल करने की अनुमति मिल जाए तो मैं तुम्हारे बेटे की कॉलेज की शिक्षा का खर्च उठाने के लिए तैयार हूँ। सद्दाम और उसकी सुरक्षा में लगे गार्डों के बीच दोस्ती पनपती चली गई। हालांकि सैनिकों को साफ आदेश था कि सद्दाम के नज़दीक आने की बिल्कुल भी कोशिश ना की जाए। सद्दाम हुसैन को काफ़ी सारे लोग आज की डेट में विलन मानते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की भी संख्या कम नहीं है जो सद्दाम हुसैन को भगवान की तरह भी पूछते थे। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।